शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने 40 साल फिल्मी पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, जनता का दिल जीता, जिसे देश का बेहद बेहद प्यार मिला। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली नाना पाटेकर। बैठे बैठिए। बहुत सारे फिल्मी स्टार आपकी अदालत में आए हैं, लेकिन किसी की जिंदाबाद का नारा मैंने आज पहली बार सुना। लव यू। तो आपकी अदालत के इस खास शो के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार अजय उपाध्याय को। अजय उपाध्याय, और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे इन नाना पाटेकर पर, एक नजर डालेंगे इनके फिल्म करियर पर। फिल्म की दुनिया में पारंपरिक नायकों से अलग नाना पाटेकर ने सिनेमा में करियर की शुरुआत की गमन से, पर फिल्म अंकुश में व्यवस्था से लड़ने वाले युवक की भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। मोहरे और सलाम बॉम्बे में नाना पाटेकर की एक्टिंग को सराहा गया। परिंदा की भूमिका के लिए नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अंगार में नाना पाटेकर विलन बने। क्रांतिवीर और तिरंगा में नाना पाटेकर की एक्टिंग ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? नाना पाटेकर ने हर तरह के रोल किए। अग्नि साक्षी में वाइफ बीटर, खामोशी में डेफ एंड डम फादर, वजूद में स्किज़ोफ्रेनिक और अब तक 56 में पुलिस ऑफिसर। अपने को सोचने का अलाउड नहीं है, अपने को सिर्फ उंगली है घोड़ा खींचने का। नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार को डायरेक्ट भी किया। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना, वो आप है, और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यशवंत और आंच जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। वेलकम और ब्लफ मास्टर में नाना पाटेकर ने हल्की फुल्की भूमिकाएं की। राजनीति में उनके अभिनय की तारीफ हुई। देख क्या रहे हो? निहत्ते हैं ये मामा जी। तो तेरे भाई और बाप को क्या खुली जंग में ललकार कर मारा था? राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 2611 में नाना पाटेकर ने एक पुलिस ऑफिसर का चैलेंजिंग रोल किया है। सबसे अलग, सबसे वर्सेटाइल नाना पाटेकर आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर इल्जाम है कि इन्होंने आतंकवादी हमले को भुनाने की कोशिश की है। नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 2611 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और यह भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है फिल्म में। कोई ऐसी एक चीज़ होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज़ निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है? शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक, आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाएं। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो है, जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके ज़रिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा, क्या है, तो आपकी साइकी में वो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने ख़त लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे ख़त लिखा है, फ़ोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, ये तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो एक कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं। कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं। मुझे लगता है मैं इंसान हूँ, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फ़र्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज़्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फ़र्क। क्या फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के ज़रिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर होगा। तो 26/11 जो फिल्म बनाई है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आप, मुझे लगता है कि एक टिकट तो आपको कटवानी पड़ेगी, तो उतने तो पैसे हैं ऐसे अभी सभी कुछ मैं यहाँ बता दूँ तो ये देखेंगे नहीं। लेकिन कुछ बता देंगे तो शायद सब लोग देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले ही कह दूँ ये फिल्म है नहीं, एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। और मुझे
पूरा यकीन है, एक बार देखने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे, 10 बार ये फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि यहाँ ना तो चिकनी चमेली है, ना तो मुन्नी बाई है, कोई नहीं है। बावजूद उसके आप सोचेंगे नहीं ये मुझे देखनी चाहिए। आपको कुछ कहती रहेगी ये फिल्म, वो झंझोड़ देगी आपको। जब फिल्म का विचार आया था, जिस दिन रामगोपाल वर्मा के मन में, वो उस साइट पर गए थे ताज में जहां पर यह अटैक हुआ था, और वो मुख्यमंत्री के साथ गए थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ये उस वक्त रामू ने, मुझे नहीं लगता फिल्म के बारे में सोचा होगा। रितेश भी गया था, तो रितेश और रामू फिल्म बनाने की सोच में वहाँ गए थे। ये सोचना गलत है। मुझे लगता है रामू ने इसकी सफाई भी दी है, उसने कह दिया है 100 बार, तो खैर जाने दो ना यार, वो रामू की बात रामू से करो ना। लेकिन अब ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो क्या उसके बाद किसी 2-4 लोग की कुर्सी जाएगी? नहीं, कुर्सी नहीं जाएगी। मतलब यहाँ से मतलब मजाक की बात अलग, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे इन बच्चों में बदलाव बहुत आएगा। मुझे लगता है कि ये नया जो क्रॉप है, ये इनके लिए ये फिल्म है, ये इनके फ्यूचर के लिए है। तो मैं किसकी कुर्सी जाती है नहीं जाती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सब ठीक हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, मुझे उससे ज़्यादा लेना देना है। सो आई एम श्योर दैट यू लव इट, कंफर्म। नाना, अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूं। अरे यार, अब नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 40 साल में इतने इल्जाम लगे, कोर्ट में पहली बार आया हूं। नहीं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। नहीं, वो तो होगी ना। हाँ। कुछ तो मेरे भी किसी में, मैंने कहा मालूम नहीं होंगे तो मैं भी एक लिस्ट दे दूं। लेकिन इल्जाम तो होते रहेंगे। आप अगर फर्म है, आपके यहाँ क्लैरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है। पैसे के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, मुझे मालूम है। अगर इससे पैसे कुछ मिलते भी है अगर प्रोड्यूसर को, तो हमने बताया कि भाई ये बातें करनी होगी तुम्हें, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि ऐसी फिल्म में एक कमर्शियल, उसका एक्सप्लॉयटेशन कितना करोगे तुम? मैं यहाँ मैं सवाल पूछूं, अगर प्रहार देखी है आप? कितनी बार देखी? वेलकम कितनी बार देखी? धंधे में फर्क तो होगा। सर हम ये पिक्चर जरूर देखने जाएंगे आपकी। नहीं, और देखने के बाद मुझे मालूम है तूने 10 बार बोला है, तू ये 11 बार देखेगा। सर जरूर टिकट लेके मैं दिखाने लेके जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर आरोप है कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, बिल्कुल। झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। नहीं, सच्ची। मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से 1-2 डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल। मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिला। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार। मतलब थोड़ा गुस्सैल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ यार। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं वहां या कहा को
मैं इसलिए जो राइटर हैं वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब वो याद है, आ गए मौत का तमाशा देखने। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीन कर रहे थे उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्पताल में था और मेहुल कुमार ने तकरीबन 1-2-3 हज़ार का ऑडियंस बुलाया था। अब मैं ना आऊँ वहाँ जाऊँ तो इतना पेमेंट करना पड़ता, तो मेहुल कुमार हॉस्पिटल में आया नाना, तो मैंने कहा चल चलते हैं, अब सीन लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा एक काम कर, एक ही वक्त 5 कैमरे लगा दे और एक तो कैमरा चलते रहना चाहिए, तो मैगजीन्स तैयार रखना। मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ और वैसे सीन हुआ है। वो पहले लिखे हुए नहीं थे। ये बहुत लंबा डायलॉग है। हाँ। पूरा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका दोगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी आंखें। आपको याद है? हाँ, याद नहीं। आप सुनना चाहते हैं? ये सच में ये याद नहीं है अभी। अच्छा, इनका कहना है कि देख के अगर इसमें से 1-2 लाइनें भी आप बोल हाँ दें ना, तो चलो लोगों को मैं अच्छा है। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी और यहीं लटकता रहूँगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दान की बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस हो गया। मुझे मालूम नहीं, वजूद फिल्म देखी है किसी? वजूद एक फिल्म थी जिसमें एक बेहतरीन कविता जैसी लिखी थी जावेद साहब ने, अख्तर साहब ने, और माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल। मैं एक्टर हूं, उसमें डायरेक्टर हूं नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहां, और वो सोचते हुए वो कहता है। माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भूला नहीं मैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियाँ, ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फ़े घटाओं से मिली। होठों में कलियाँ खिल गई, आँखों को झीलें मिल गई। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज़ में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताओ?
मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर छिन में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम। मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं। तक, 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 उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो से? तो है ही, वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें, और मैंने सुना कि प्रकाश शाह जब राजनीति के सेट पर थे, उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। किसे? मैंने प्रकाश को डांटा? अखबारों में तो ये छपा। मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं। और ये भी छपा कि अनुराग कश्यप को आपने एक सीन के दौरान बड़ी जोर से थप्पड़ मारा एक्टिंग करते हुए, और फिर आपने कहा कि देखा कितनी जोर से मारा, बहुत शाना समझते हैं अपने आप को। नहीं यार, ये ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाते हैं यार। 20 साल से ऐसे आरोप लगाते हुए आए हैं। लोग समझते हैं कि नाना पाटेकर असली जिंदगी में परिंदा के उस खलनायक जैसा है जो बार बार अपना माथा पीटता है। पहला नेशनल अवार्ड वहां मिला था, सर पीटने के बाद। लेकिन असली जिंदगी में भी सर पीटते हैं या सिर्फ दूसरों का? और जब ये अवार्ड मिला था तो मैंने सुना कि स्टेज पर जब आप गए अवार्ड लेने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से रोए। नहीं तो मैं क्यों रोऊं भाई? वो मेरा कॉम्पिटिटर था दूसरा, जिसको नहीं मिला, वो रो रहा था उस वक्त। लेकिन परिंदा मुझे लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस, कुछ बातें, कुछ फिल्में ऐसी होती है कि हो जाती है, वहां तुम कुछ करते नहीं, अगल बगल के लोग इतना कुछ करते हैं कि उसकी एक रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही मैं 26/11 का भी वही हुआ है। अगर कोई एक्टर कहता है कि ये मैंने किया, तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बातें निर्भर होती है। मतलब मेरा को आर्टिस्ट है, राइटर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, और सब कुल मिला के जब हो जाता है तब जाके मज़ा आता है। नहीं तो मैंने किया, ऐसे नहीं होता। मैं खामोशी का जो है रोल, संजय भंसाली ने इतना बेहतरीन उसको पहले ही लिख के रखा था, तो उसके बाद जाके सिर्फ करना है तो बड़ी आसानी होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले 14 महीने हम वो भाषा सीख रहे थे, ताकि जो डेफ एंड डम्ब की जो भाषा है, जो उसमें जो बच्चे के मेरा काम किया था, उसकी माँ और बाप दोनों डम्ब और डेफ थे, तो उसकी माँ ने हमको सिखाया। तो ये बच्चा जो है, माँ बाप को क्या लगता है वो हमको समझाता था कि अब वो ये कह रही है, वो बीच में उनके साथ, तो वो उधर, तो देखने के बाद इतना बुरा लगता था कि माँ और बाप दोनों गूंगे हैं और ये बच्चा वो कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ। परिंदा में मैंने सुना कि जो एक जलने वाला सीन था, हाँ, वो इस कदर हुआ कि आप बिल्कुल मरते मरते बचे। हाँ, मैं जल गया। फिर 1 साल तक मैं शूटिंग नहीं कर पाया। मैं 60 दिन अस्पताल में था। एक
वो जो झूले पे जो है मैं जल रहा हूँ, वो वाकई मैं जल रहा था। और लोग सोच रहे थे आप एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम वो है, एक्टिंग तो है ही, लेकिन वो झूला है, इस तरफ भी आग थी, उस तरफ भी आग थी। यहाँ कहीं मैं कूदा और झूले पे लीप लेते हुए वो पैर फिसल गए, लेकिन कांच है, बहुत सी बोतलें फेंकी थी वहाँ, तो वो कांच थे, और वहाँ से उस तरफ से वो जाके चिल्ला रहा था, नाना आर यू ओके? तो मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी वो सब ये स्किन जो है मेरे चप्पल पे गिर गई थी। तो मैंने कहा नो आई एम नॉट ओके। तो फिर जाके बुझाया, फिर वहाँ डॉक्टर थे, इमीडिएट काट के फिर बाद में नानावटी में अस्पताल में गए। काफी समय अस्पताल में रहना पड़ा। 60 दिन। फिर काफ़ी, ये कुछ था ही नहीं, सब निकल गया था, ग्लव्स जैसे निकलते हैं वैसे। नाना, हमारी दुआएं हैं कि आपको आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, आपकी उम्र बहुत हो, आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। वैसे भी वैसे जलते ही रहते हैं यार, ये सच्ची आग से, नहीं तो ये ऐसी जो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, डर तो होता है। फिल्मों के जरिए जितना कहने का मतलब कोशिश करेंगे उतनी करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द गड़ता है, उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे? मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूँ कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है, वो आउटलेट हमें चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, रोज सेलेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उजागर हों, लोगों को सीखने का मौका मिले? मैं चेंज भी बहुत करता हूँ, दखलंदाजी बहुत करता हूँ, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं लिखा कि ये डायलॉग मैंने लिखे हैं या ये मेरा अपना है। वो जाता है उन्हीं को क्रेडिट। लेकिन इतने साल थोड़ा पढ़ता भी हूँ, थोड़ा लिखता भी हूँ, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि नहीं ये मैं कर पाऊँगा, कहीं गलत होता है तो मैं कह देता हूँ। लेकिन ये मुझे भी बड़ी कोफ्त हो रही है इस वक्त। ये कल का भी हिस्सा जो मतलब वो वाकया हुआ हैदराबाद का, उसके पहले हुआ, अंदर कहीं छोटा होते जा रहा हूँ, सिकुड़ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक था कल तक, आज ऐसे क्यों हो रहा है? और ये वजह ये है कि आज मैं एक बाप होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं ऐसे कुछ इसमें चला गया तो, मतलब ये मैं नहीं, सभी बाप सोच रहे होंगे। इसका हल मुझे लगता है, मैं यहाँ आया अच्छा हुआ, थक गया था, मैं सोच रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मैं आया। रजत, मैं सच कहता हूँ, मैं खुश हूँ कि इस माध्यम से, इस माध्यम के ज़रिए मैं कुछ कह पाऊँगा, लोगों तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गलत समझ रहा है मैं फिल्म प्रमोट करने आया हूँ, तो वैसी बात नहीं। फिल्म चले ना चले वो उसका अपना मेरिट होगा, नहीं चले मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना करना था मैंने कर दिया। लेकिन ऐसे भी बात नहीं कि हारा हूँ। मुझे लगता है इसमें से ही बच्चे निकलेंगे, कल इसमें से कोई यहाँ होगा, फिर वही बैटन हाथ में लेके फिर वो दौड़ेगा। रिले है ये, और क्या। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि देश के नौजवान सड़कों पर निकले हैं, कई बार लीडरशिप के साथ, कभी बिना लीडरशिप के साथ, और उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। हाँ, नहीं बिल्कुल करेंगे। आखिरकार ताकत तो हमारी यही है ना। हम तो फिर अभी थोड़े दिन के बाद आशीर्वाद के लिए ही रहेंगे ना, और क्या। मतलब आप, मैं तो चलूंगा इनके साथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर इल्जाम है कि इन्हें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। नाना, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि 13 साल की उम्र में जब मुंबई में स्कूल में गए तो आपको मन में ऐसा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगा कि कोई मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा। 59 की बात है। यहाँ जब आया 7वीं कक्षा के लिए, मेरी मौसी है वो टीचर थी,
तो सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा। तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। लेकिन ये था कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आज भी अंग्रेजी में सही तरीके से नहीं बोल पाता, ताकि वो कभी नौबत ही नहीं आई। जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए तो वहाँ तो लैंग्वेज का कोई सवाल ही नहीं, ब्रश और पेपर है, पेंट है। और हमेशा लगता था कि इस शक्ल से सभी इतने, मेरे बाकी के भाई जो थे वो दिखने में अच्छे खूबसूरत थे और मेरी ये अपनी शक्ल थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो एक बार मैंने नाटक में काम कर दिया गांव में जब था, तो वो नाटक देखने के लिए पिताजी बम्बई से गांव आए थे। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है पिताजी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ने का। तो वैसे मैं थिएटर शुरू किया मैंने। लेकिन हमेशा मैं अपने आप को छोटा और कम समझते आया, ताकि मुझे लगा मुझ में कुछ कमी है। और फिर थिएटर के बाद मैं इनसे अलग, अब मैं वो वहाँ बैठे मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरी जागीर रहती थी, मुझे देखने आए हैं, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो वो आहिस्ता 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 वो कॉम्प्लेक्स चला गया और फिर वो विश्वास अपने अंदर आया और थोड़ी घमंड जो दिखती है। 13 साल की उम्र में आपको फिल्मों के पोस्टर पेंट पेंट पड़े करता था, ताकि एक जो बिजनेस था हमारे पिताजी का वो चौपट हो गया। और फिर 13 साल की उम्र में हम नौकरी करने लगे फिल्म के पोस्टर्स। 8 किलोमीटर चल के जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, दिन के 16 किलोमीटर, 35 रुपये महीना और एक वक्त का खाना। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। उस वक्त ने जो सिखाया कहाँ मिलेगा सीखने को, कौन सी पाठशाला है ऐसी। अगर आप जानते थे कि ऐसा चेहरा है तो फिल्मों में कैसे आ गए, वो भी हीरो बनने के लिए? मैं थिएटर कर रहा था, स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्म में आया। उसने ज़बरदस्ती मुझे, नाना तू फिल्म में आ जा। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं आई एम हैप्पी विथ थिएटर। लेकिन फिल्मों में हीरो की इमेज होती है सलमान खान, ऋतिक रोशन, बॉडी वाले, भंग, अच्छे तगड़े, जिनकी चेहरा मोहरा अच्छा है। आप जैसे दिखते हो वो रहेगा 1 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आप क्या करते हो? मेरा सवाल ये है, जब हम कैरेक्टर को निभाते हैं तो उसको जीना भी पड़ता है। तो गमन से लेकर के 2611 तक आप में क्या क्या बदलाव आए? जो रोल्स, जो कैरेक्टर्स आपने किए हैं उसमें उस कैरेक्टर्स को निभाते निभाते आप में क्या चेंजेस आए? नहीं, एक तो पहले समाज में जो घट रहा है उसकी वजह से मुझे जो बदलाव आता है, उसकी वजह से मैं उस तरह के किरदार करने की सोचता हूँ। क्योंकि मुझ में जो बदलाव आता है, मेरी सोच में बदलाव आता है, उसकी वजह होती है सुबह का अखबार। वो अखबार में जो पढ़ता हूँ उससे वो घुटन होती है, सफोकेशन होता है, चीड़ आती है, वो सब कुछ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास जरिया है जिसके ज़रिए ये सब निकल जाता है। लेकिन एक हाथ किरदार करते हुए मुझ में कोई बदलाव, परिंदा का करते हुए मुझ में कोई बदलाव आया का तो वो नहीं आया। लेकिन मुझे तकलीफ ज़रूर हुई। क्रांतिवीर करते हुए मुझे तकलीफ हुई। क्रांतिवीर 93 के जो कम्युनल राइट्स थे उस पर आधारित थी। तो उस दायरे से गुजरते हुए बहुत तकलीफ होती है, वो तो होना है। लेकिन उसमें मुझ में क्या बदलाव आया? मुझ में बदलाव नहीं आया। लेकिन वो तकलीफ, सोच में बहुत कुछ बदलाव आता है जब ये घटता है तब। और वो उसका परिणति होती है वो फिल्म बनाने में। 2611 ये परिणति है, क्रांतिवीर ये परिणति है। ये सही है कि कई बार आप दूसरों के लिखे डायलॉग को किनारे कर देते, अपना डायलॉग बोलने लग जाते हैं, जैसे वो मच्छर और हिजड़े वाला डायलॉग? साला एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता। सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ। क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
अनफॉर्चुनेटली जो पहली 2 लाइनें हैं लोगों ने ध्यान में रखी, लेकिन उसकी जो आगे की पंक्तियां थी बहुत अच्छी लिखी थी कविता, समीर ने लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी है। जिसमें कहा कि आत्मा और इंसान मर चुका है। हाँ, अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला एक मच्छर आदमी। बहुत अच्छा लिखा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर इल्जाम है कि ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। नाना, ये सही है कि फिल्म के सेट पर आप कई बार दीवारों से बात करने लगते हैं? हाँ, मतलब रिहर्सल को एक्ट्रेस ना आए तो दीवारों से ही बात करनी पड़ती है, वहाँ है ऐसे सोच के। लोगों ने कहा कि कई बार पंखे को देखते हैं तो बहुत देर तक पंखा देखते रहते हैं। भाई एक्टर हूँ, फैन तो चाहिए ना। फैन के सिवा हम नहीं कर सकते। और मैं ये भी सुना कि जब आपको तिरंगा में आपको और राजकुमार साहब 2 लोगों को एक साथ ले लिया था तो लोगों ने मेहुल कुमार को कहा था कि तुम पागल हो गए, 2 पागल आदमी को एक साथ ले लिया। मतलब ये कहा था कि फिल्म पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कह दूं राज साहब इतने बेहतरीन इंसान थे। मतलब उनके बारे में लोग कहते थे कुछ और, इतना बेहतरीन इंसान, कमाल का। मतलब ये सुन के हैरान हो जाएंगे, वो घर से डिब्बा लाते थे स्वीट का। नाना आ जाओ, अंदर बैठ के वो जैसे बच्चे को कैसे अपने दे वैसे वो अलग अलग किस्म के थे। उनका एक बाहर का रूप अलग था और वो अंदरूनी बहुत अलग थे। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और एक ज़माना था कि आपने डांस भी करना शुरू किया, तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से डांस करते थे। हाँ, मतलब मैं कहता था कि वो हमारे डांस डायरेक्टर कोई रहते थे कि नाना जी ये ऐसे स्टेप ले लिए हैं, नाना ये ऐसे करना है। मैंने कहा यार तू गाना चला, मैं नाचना शुरू करूँगा, एक टेक में जितना लेना है ले, क्योंकि दोबारा मैं वैसे ही नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे ही मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं सुना कि आपके बेटे वो बहुत अच्छे डांसर, बहुत बेहतरीन, मल्हार बहुत ही बेहतरीन नाचता, बहुत तो अच्छा। कभी उनसे 1-2 स्टेप सीखने की कोशिश की आपने? वो बड़ा भारी है यार, उसका पैर गिर जाए मेरे पैरों पे ना, अभी बहुत भारी हो गया है वो। बहुत अच्छा है वो बच्चा, शायद आगे चल के अच्छी फिल्में करेगा, देखते हैं। फिलहाल तो खुश है। आप डिस्कस करते हैं उनसे अपनी फिल्में? बहुत, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है ये फिल्मों में, जो कौन किसका किसने क्या किया है वो सब मालूम। बहुत ही अच्छा। लेकिन मैंने उसको कहा कि ये राय देने के बजाय अब तू तेरा अपना कर, शुरू कर काम। अब लोगों को राय देने दे तेरे काम पे, ताकि ये यहाँ बैठ के ये तू सही है गलत ये बोलना बहुत आसान है। जब तुम खुद करते हो तो पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। जनता जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं क्या? सर मेरा नाम अन्वेषा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपने अभी तक कितनी सारी मूवीज़ में काम किया, इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपको सर किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ इस दौरान? मुझे सभी अच्छी लगी। और उनके अलावा कोई पर्टिकुलर सर? नहीं, कोई उन्होंने particular पूछा है नाम कि किसी एक्ट्रेस का? किसी की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हुए? सभी की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, वही तो बोल रहा हूँ। कोई ऐसी भी थी जिसकी तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हुए? नहीं, सभी की तरफ ज्यादा ही हुए। कम बता दो सर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर आरोप है कि ये सियासत में दखल देते हैं। नाना, मैंने सुना कि बाला साहब ठाकरे से बहुत मित्रता थी आपकी और शिवसेना ने आपको टिकट भी ऑफर किया था। मित्रता मतलब पिता समान थे वो, लेकिन पॉलिटिक्स मेरा कोई लेना देना नहीं। टिकट तो नहीं दिया था। नहीं, उन्होंने ऑफर किया था? नहीं, आपने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं, नहीं? नहीं। और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा। या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो? नहीं, ऐसे नहीं बोला, वो फिल्म के लिए है।
और अन्ना हजारे से आप मिलने गए थे जब वो तिहाड़ जेल में थे? हाँ हाँ बिल्कुल गया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो किस लिए मिलने गए थे आप? बस मिलने गया। मैंने कहा अनशन मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ, उनकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा अगर ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे लोग चाहिए जो प्रश्न उठाएंगे समाज के लिए, आपकी ज़रूरत है हम। तो आपको अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, तो आप अनशन मत तो कीजिए। इसीलिए लोग अंदाजा लगाते हैं कि नाना पाटेकर शायद राजनीति में आना चाहेंगे। शरद पवार जी मेरे अच्छे पहचानता हूँ मैं उन्हें। सोनिया जी से मेरी अच्छी दोस्ती है। आप जिनका भी नाम लो, उनके साथ सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात है। वजह यह है कि आज तक उन्हीं के किसी के पास कुछ मांगा नहीं मैंने। जिस दिन आप कुछ मांगो उस दिन दोस्ती ख़त्म हो जाती है। आपने बोला कि आप हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क नहीं करते, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है तो आप खुल के सामने क्यों नहीं आते? आपका बयान हमेशा उसके अगेंस्ट ही होता है। मैंने हमेशा कहा है, मैंने ना तो कोई, एक तो मुझे अव्वल कोई हक ही नहीं बनता कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या बिहारी हूँ या दिल्ली का हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। सभी जगह से मेरे रोटी का टुकड़ा आता है, तो मुझे हक नहीं बनता। मैं सिर्फ कलाकार हूँ। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आप उनकी बात सुनिए पहले प्लीज। मैं बिल्कुल ये मानता नहीं। तो मुझे रोटी कमाने का कहीं भी जाके हक है, वैसे किसी को भी है। मेरी रोटी बिहार से भी आती है ना। सिर्फ एक है कि मैं जहां जाता हूं वहां के नीति नियम मुझे पालने चाहिए। मैं बिहार में जाऊंगा या मैं कर्नाटका जाता हूं तो निन्न हेसरेयनु ये मैं बोलता हूं, वहां की भाषा में सीखने का प्रयास करता हूं। मैं पंजाब जाऊंगा, वो मेरे नाल पंजाबी विच गल कर रहे वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वहाँ की भाषा सीखो तो बहुत आसानी हो जाती है कम्युनिकेट करना। मुझे मालूम है भाई, रजत मराठी नहीं है, लेकिन एक टूटी फूटी सही। अब मराठी में कुछ नाना आपकी तबीयत कशी है ऐसा आपने पूछा तो भी मुझे मेरी भाषा में मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। सोनिया जी हिंदी बात करती है, आपको लगता है सोनिया गांधी जी हिंदी बात सही करती है? लेकिन जब वो हिंदी में बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा में वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। तुझे दिक्कत है इसमें कोई? नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है, तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। जो भी सोशल इश्यूज पे जो भी मूवीज बनती हैं उनका जो ओपनिंग होता है वो इतना अच्छा नहीं होता इन रिस्पेक्ट टू जो रोमांटिक मूवीज बनती हैं वो बनती। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? उसके लिए जिम्मेदार तो हम हैं ना, हम ही तो जिम्मेदार हैं। सोशल फिल्म है वो नहीं चलती, और जो कमर्शियल है वो ज़्यादा चलती है जिसमें नाच गाने हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है। तो ये सवाल मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू नहीं मुझे पूछ सकती। कभी कभी आप अपनी फिल्मों से, अपनी कविता से, डायलॉग से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म में कहा कि पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत गुम हो जाता है। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपये दो। सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, उद, अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा,
अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपये में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी बारिश खरीदी है। नाना पाटेकर से हमने पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके गुस्से के बारे में और सियासत में उनके इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि वो नौजवान को कैसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अजय उपाध्याय के फैसले का। नाना पाटेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रांग कैरेक्टर हैं, एक स्ट्रांग हीरो हैं, और मुझे लगता है कि एक्टर किरदार को जीने की कोशिश करता है। नाना शायद किरदार को और अधिक जिंदा करते हैं, पूरे स्क्रीन पे छाए रहते हैं। मुझे लगता है कि निजी ज़िंदगी में भी जिस तरह वो आसपास लोगों के ऊपर छाए होते हैं, ऐसा ही ठीक वो स्क्रीन में भी जिस फिल्म में रहते हैं अक्सर नाना आते जाते दिखाई पड़ते हैं। और चाहे बच्चा हो जिस कौतूहल से उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, उसी तरह से एक क्रिमिनल और एक पुलिस ऑफिसर, ये सब भूमिकाएं, इमोशन, लव, एंगर, ये जो 3 बड़ी चीज़ें हैं इंसानी ज़िंदगी में, इसको ये इतनी खूबसूरती से निभाते हैं कि हर आदमी उनका फ़ैन होता है, ऐसा लगता है। और मैं सोचता हूं कि उनको सभी आरोपों से बरी किया जाना चाहिए। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि नाना पाटेकर अच्छी फिल्में करते रहे, लोगों का दिल जीतते रहे, लोगों को प्रेरणा देते रहे, हम आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।